प्रिय बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है रीतिकाल। आज हम रीतिकाल पे चर्चा करेंगे। रीति क्या है, रीतिकाल नाम क्यों दिया गया, रीतिकाल को भिन्न भिन्न विद्वान क्या क्या नाम दिए, रीतिकाल का समय क्या है, रीतिकाल की पहली रचना क्या है, रीतिकाल के प्रथम कवि क्या हैं। आज हम इन टॉपिक पे जो है चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि रीति शब्द क्या है। वैसे तो रीति का अर्थ होता है परंपरा। रीति शब्द का अर्थ है परंपरा। कैसी परंपरा? काव्य की परंपरा, काव्य लिखने की परंपरा, काव्य ग्रंथ को लिखने की परंपरा। तो आइए एक एक बिंदुओं पर हम चर्चा करते हैं। रीतिकाल का समय यदि देखा जाए तो संवत 1700 से संवत 1900 तक माना जाता है। संवत, इसको यदि ईस्वी में लाना हो तो 57 घटा देंगे, जो आएगा वो ईस्वी में हो जाएगा। रीतिकाल नाम यदि देखा जाए तो रीतिकाल के विभिन्न नाम दिए गए। जैसे रीतिकाल आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहें, अलंकृत काल मिश्र बंधु कहें, श्रृंगार काल नाम विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने दिया, कला काल नाम रमाशंकर शुक्ल रसाल ने दिया, अंधकार काल नाम त्रिलोचन ने दिया। आइए एक एक नामों पे हम चर्चा करते हैं। मिश्र बंधु, मिश्र बंधु इसको अलंकृत काल क्यों कहें? मिश्र बंधु इसको अलंकृत काल क्यों कहें? मिश्र बंधुओं ने देखा कि रीतिकाल में सर्वाधिक अलंकार से संबंधित ग्रंथ लिखे गए, इसलिए रीतिकाल को मिश्र बंधुओं ने अलंकृत काल नाम दिया। अलंकृत काल। अब विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, इन्होंने रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम दिया। श्रृंगार काल नाम देने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र को रीतिकाल के भीतर श्रृंगारिक रचनाएं दिखाई दी, जो नायिका भेद पर आधारित रचनाएं थीं, इसलिए विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इसे श्रृंगार काल नाम दिया। अब बात आती है रमाशंकर शुक्ल रसाल। रमाशंकर शुक्ल रसाल, इन्होंने रीतिकाल को कला काल नाम दिया। कला काल नाम देने के पीछे एक कारण है, क्योंकि रीतिकाल में यदि देखा जाए तो विभिन्न कलाएं विकसित हुईं, जिसके ऊपर अनेकों ग्रंथ लिखे गए, जैसे नक्सिक परंपरा, नायिका भेद। इसलिए रमाशंकर शुक्ल रसाल इसका नाम कला काल देते हैं। छात्रों, मैं एक बात जो है क्लियर कर देना चाहता हूं कि रीतिकाल को रीतिकाल नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल
ने रीतिकाल को रीतिकाल नाम दिया। रीतिकाल को रीतिकाल नाम देने का मूल कारण यह है कि रीति का अर्थ होता है परंपरा, काव्य लिखने की परंपरा। शुक्ल जी ने देखा कि रीतिकाल में काव्यांग, एक शब्द आता है काव्यांग। काव्यांग का मतलब होता है काव्य के अंग। एक काव्य के अंग क्या होते हैं? रस, छंद, अलंकार, नायिका, भेद। शुक्ल जी की दृष्टि इस बात पर गई कि रीतिकाल के भीतर रस के ऊपर भी ग्रंथ लिखे गए, छंद के ऊपर भी ग्रंथ लिखे गए, अलंकार के ऊपर भी ग्रंथ लिखे गए और नायिका भेद पर भी ग्रंथ लिखे गए। इसलिए शुक्ल जी ने रीतिकाल को रीतिकाल नाम दिया। अब बात आती है कि रीतिकाल की पहली रचना क्या है? तो रीतिकाल की पहली रचना कृपाराम की हित तरंगिणी है। हित तरंगिणी, इसके लेखक हैं कृपाराम। यह ग्रंथ दोहा छंद में लिखा गया रीतिकाल का प्रथम ग्रंथ है। इस ग्रंथ में रीतिकाल के सभी लक्षण देखने को मिलते हैं, इसलिए हित तरंगिणी को रीतिकाल की पहली रचना स्वीकार किया गया। अब आप देखेंगे रीतिकाल के प्रथम कवि, इस पर विभिन्न विद्वानों के विभिन्न मत सामने आए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इन्होंने चिंतामणि त्रिपाठी, चिंतामणि त्रिपाठी, ये तिकवापुर कानपुर के रहने वाले थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल चिंतामणि त्रिपाठी को रीतिकाल का प्रथम आचार्य कवि स्वीकार करते हैं। प्रथम आचार्य कवि शुक्ल जी कहते हैं कि रीतिकाल की अखंड परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली, इसलिए इन्हें रीतिकाल का प्रथम आचार्य कवि कहा जाता है। और भी विद्वान जैसे डॉक्टर नगेंद्र, इन्होंने कहा कि केशवदास पहले ऐसे कवि हैं जिनकी रचनाओं में विभिन्न काव्यांग के दर्शन होते हैं, इसलिए केशवदास को रीतिकाल का प्रथम आचार्य कवि माना जाए। वस्तुतः केशवदास ही रीतिकाल के प्रथम आचार्य कवि हैं। और यदि पूछा जाए कि रीतिकाल के सर्वांग निरूपक जो है प्रथम कवि कौन हैं, तो रीतिकाल के सर्वांग निरूपक प्रथम कवि चिंतामणि त्रिपाठी हैं। ये प्रश्न दोस्तों बार बार पूछा जाता है कि रीतिकाल के प्रथम कवि कौन हैं? रीतिकाल के प्रथम आचार्य कवि, तो रीतिकाल के प्रथम आचार्य कवि केशवदास और सर्वांग निरूपक प्रथम आचार्य, सर्वांग निरूपक प्रथम आचार्य। सर्वांग का अर्थ होता है सर्व, धन, अंग, अर्थात ऐसे कवि जो काव्य के सभी अंगों पर ग्रंथ लिखें। अब काव्य के सभी अंग क्या हैं? अभी मैं आपको बता चुका हूँ, रस, छंद, अलंकार और नायिका भेद।
ये काव्य के अंग होते हैं और इस पर प्रथम दृष्टि आचार्य चिंतामणि त्रिपाठी की गई। इसलिए चिंतामणि त्रिपाठी को सर्वांग निरूपक प्रथम आचार्य कवि माना जाता है और केशवदास को रीतिकाल का प्रवर्तक, रीतिकाल का प्रवर्तक। अब आचार्य रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि केशवदास पर जब गई तो उन्होंने कहा कि केशवदास राम काव्य परंपरा के अंतर्गत आते हैं। राम काव्य परंपरा के अंतर्गत इनका ग्रंथ है रामचंद्रिका। तो शुक्ल जी रामचंद्रिका के आधार पर केशवदास को राम काव्य परंपरा का कवि मानते हैं, न कि इन्हें रीतिकाल में। आचार्य शुक्ल केशव को रीतिकाल में स्थान नहीं देते हैं, इन्हें राम काव्य परंपरा के अंतर्गत रखते हैं। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल रीतिकाल की शुरुआत किससे मानते हैं? चिंतामणि, आचार्य चिंतामणि त्रिपाठी से। अब यहाँ से जो प्रश्न बनते हैं, दो तरीके के प्रश्न साथियों ध्यान दीजिएगा कि रीतिकाल का प्रथम आचार्य कवि कौन है? तो केशवदास। यदि प्रश्न पूछे कि सर्वांग निरूपक प्रथम आचार्य कवि कौन है? तो चिंतामणि। लेकिन यदि प्रश्न पूछे कि रामचंद्र शुक्ल रीतिकाल का प्रथम आचार्य कवि किसे मानते हैं? तो चिंतामणि को। अब आते हैं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र पूरे रीतिकाल को 3 भागों में बांटते हैं। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र रीतिकाल को 3 भागों में बांटते हैं। रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। रीतिबद्ध क्या है? रीति का अर्थ अभी हम बता चुके कि काव्य की परंपरा से है। बद्ध मतलब बधा होना। कुछ ऐसे कवि थे रीतिकाल के जिन्होंने अलंकार, रस, छंद, नायिका भेद इत्यादि पर रचनाएं की, तो ऐसे कवियों को रीतिबद्ध कवि कहा जाता है। अर्थात रीतिकाल की जो परंपरा है, रीतिकाल की परंपरा क्या है कि रस पे ग्रंथ लिखना, छंद पे ग्रंथ लिखना, अलंकार पे ग्रंथ लिखना और नायिका भेद पर ग्रंथ लिखना। तो जो कवि रस पर भी ग्रंथ लिखें, छंद पर भी ग्रंथ लिखें, अलंकार पर भी ग्रंथ लिखें और नायिका भेद पर भी रचना किए, ऐसे कवियों को किस श्रेणी में रखा गया? रीतिबद्ध। अब रीतिबद्ध की श्रेणी में कौन आते हैं? चिंतामणि त्रिपाठी, मतिराम, केशवदास, कुलपति मिश्र, देव, भिखारी दास, पद्माकर, ग्वाल, रसलीन जैसे कवि रीतिबद्ध काव्य परंपरा में आते हैं। क्योंकि ये कवि रस पर भी ग्रंथ लिखें, छंद पर भी ग्रंथ लिखें, अलंकार पर भी ग्रंथ लिखें और नायिका भेद पर ग्रंथ लिखें। कहने का मतलब सीधी सीधे भाषा में, आज की भाषा में, जो लोग पीएचडी करते हैं, जो लोग पीएचडी करते हैं उन्हें रीतिबद्ध कहा जाता है, जिन्हें उस समय में आचार्य कवि कहा जाता था। अर्थात ऐसे कवि जो हर विषय पे ग्रंथों की रचना किए, ऐसे कवियों को रीतिबद्ध कवि कहा जाता है। अब बात आती है रीति सिद्ध। रीति सिद्ध, इसमें बिहारी का नाम आता है।
रीत सिद्ध उन कवियों को कहा गया है जिनको काव्यांगों की जानकारी थी। बार बार एक शब्द आ रहा है काव्यांग। मैं बता चुका हूं कि काव्य के अंग क्या हैं, रस, छंद, अलंकार, नायिका भेद। तो बिहारी को काव्यांगों की जानकारी थी, लेकिन वो अलग अलग ग्रंथ न लिख करके एक ही ग्रंथ लिखें जिसमें इन काव्यांगों के दर्शन हो जाते हैं। जैसे बिहारी की रचना है सतसई। तो बिहारी सतसई में आप देखेंगे रस भी मिल जाएगा, अलंकार भी मिल जाएगा, नायिका भेद के भी दर्शन हो जाते हैं। यानी बिहारी को काव्यांगों पर ग्रंथ लिखने का महारत हासिल था, फिर भी वो स्वतंत्र ग्रंथ नहीं लिखे। तो ऐसे कवि जिन्हें काव्य के सभी अंगों की जानकारी थी और फिर भी उस पर कोई ग्रंथ नहीं लिखे, तो ऐसे कवियों को रीति सिद्ध कवि कहा जाता है। ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि रीति सिद्ध कवि कौन है, तो रीति सिद्ध कवि बिहारी हैं। और बिहारी की एकमात्र रचना है सतसई। अब आते हैं रीति मुक्त कवि। रीति मुक्त कवि में बोधा, जिनका वास्तविक नाम था बुद्धिसेन, बुद्धिसेन, घनानंद, आलम, जिन्हें हम शेख आलम भी कहते हैं, बोधा, घनानंद, आलम, ठाकुर और द्विजदेव। द्विजदेव का पूरा नाम मान सिंह, ये अयोध्या के राजा मान सिंह थे। अब रीति मुक्त किसे कहते हैं? रीति यानी रीति जो अभी हम आपको बताए हैं काव्यांग, एक परंपरा जो रीति काल में एक परंपरा चली थी, रस के ऊपर ग्रंथ लिखना, छंद के ऊपर ग्रंथ लिखना, अलंकार के ऊपर ग्रंथ लिखना, नायिका भेद के ऊपर ग्रंथ लिखना। तो ये कवि ऐसे कवि थे जो न तो रस पे ग्रंथ लिखें, न तो छंद पे ग्रंथ लिखें, न तो अलंकार पे ग्रंथ लिखें, न तो नायिका भेद की चर्चा किए। यानी इस परंपरा से रीति काल की जो एक परंपरा बनाई गई थी कि रस पे ग्रंथ लिखना है, छंद पे ग्रंथ लिखना है, अलंकार पे ग्रंथ लिखना है और नायिका भेद पे ग्रंथ लिखना है। तो इन परंपराओं का जो कवि पालन नहीं किए, ऐसे कवियों को क्या कहा जाता है? रीति मुक्त कवि। अब इसमें बोधा, घनानंद, आलम, ठाकुर, द्विजदेव ऐसे कवि आते हैं। जब आप इनकी रचनाओं को पढ़ेंगे तो देखेंगे इनकी किसी भी रचना में न तो रस की चर्चा है, न तो छंद की चर्चा है, न तो अलंकार की चर्चा है, न तो नायिका भेद की चर्चा है। तो ऐसे कवियों को क्या कहा गया? रीति मुक्त कवि। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ से प्रश्न किस तरीके से बनते हैं, इस चीज़ को समझिए कि रीतिबद्ध कवि हैं। तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा कि चिंतामणि, मतिराम, केशवदास, कुलपत मिश्र, देव, भिखारी दास, पद्माकर और ग्वाल, रसलीन जैसे कवि रीतिबद्ध परंपरा में आते हैं। और रीति सिद्ध बिहारी। रीति सिद्ध क्या है? अभी बताए हैं आपको कि ऐसे कवि जिनको काव्यांगों की जानकारी थी पर उस पर कोई ग्रंथ नहीं लिखे, ऐसे कवियों को क्या कहा जाता है? रीति सिद्ध कवि। और रीति मुक्त का अर्थ होता है कि ऐसे कवि जो न तो रस पे ग्रंथ लिखें, न तो छंद पे ग्रंथ लिखें, न तो अलंकार पे ग्रंथ लिखें, न तो नायिका भेद के ऊपर कोई ग्रंथ लिखें, ऐसे कवियों को रीति मुक्त कवि कहा जाता है। अर्थात ये स्वच्छंद कवि थे, स्वच्छंद, जिनको इस परंपरा की कोई परवाह नहीं थी। आप देखेंगे रीतिकाल में विविध धाराओं का मिश्रण मिलता है। ये हम नहीं कह सकते हैं कि रीतिकाल में केवल श्रृंगारिक जो है रचनाएं की गई, इसलिए इसको श्रृंगार काल कहना चाहिए। हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि रीतिकाल में विभिन्न कलाओं का जन्म हुआ, इसलिए कला काल कह सकते हैं। हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि रीतिकाल में केवल अलंकार के ऊपर ही ग्रंथ लिखे गए, इसलिए इसको अलंकृत काल कहा जाए। इसलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल का दिया हुआ नाम रीतिकाल यह सर्वाधिक उपयुक्त सिद्ध होता है कि रीतिकाल को रीतिकाल ही कहा जाए।
और यही नाम आगे चल के काफ़ी जो है चर्चा का विषय बना। सब विद्वान सर्वसम्मत से शुक्ल जी की इस बात को स्वीकार करते हैं कि रीतिकाल को रीतिकाल नाम दिया जाना ही उचित है। अब आप देखेंगे इनकी रचनाएं कैसी रचनाएं हैं। रीतिकाल के कवि एक काम बहुत अच्छा किए, इससे पहले जितने भी अलंकार ग्रंथ लिखे गए थे, जितने भी रस ग्रंथ लिखे गए थे, जितने भी छंद ग्रंथ लिखे गए थे, सब संस्कृत भाषा में लिखे गए थे। रीतिकालीन कवियों का एक बहुत बड़ा उपकार हिंदी साहित्य के ऊपर हुआ है कि इन्होंने पहली बार रस को, छंद को, अलंकार को हिंदी में लिखा और आम जन तक जो है इसको लोक सुलभ कराया। अब हम इस कवियों की चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। नमस्कार।